हाँ जी, नमस्कार। स्वागत आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम कक्षा 12 के फिजिक्स सेकंड का चैप्टर नंबर 9 ऑप्टिक्स यानी किरण प्रकाशिकी चैप्टर जो वो शुरू करने जा रहे हैं। ये चैप्टर आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके साथ वाला जो चैप्टर था तरंग प्रकाशिकी वो कोविड के कारण इस बार सिलेबस में नहीं है। तो ये अकेला चैप्टर आपको कम से कम 8 या 9 नंबर दे के जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर हम बात करेंगे किरण प्रकाशिकी की। तो देखो, सबसे पहले एक चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है कि प्रकाशिकी एक वर्ड आएगा, प्रकाशिकी। देखो, प्रकाशिकी का मतलब, क्योंकि नाम आ रहा है प्रकाश, तो ये क्या है भाई, फिजिक्स की एक ब्रांच है जिसके अंदर प्रकाश से संबंधित घटनाओं का क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। तो यहाँ पर अपन लिख देते हैं प्रकाशिकी क्या है भाई, भौतिक विज्ञान की वह शाखा भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें प्रकाश की प्रकृति, वह प्रकाश आधारित घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। तो ऑप्टिक्स या प्रकाश की जो है वो भौतिक विज्ञान की शाखा है जिसमें हम प्रकाश से संबंधित घटनाओं का अध्ययन करते हैं। अब देखो, यहाँ पर जो प्रकाशिकी है इसको अपन दो तरीके से पढ़ते हैं। पहला है किरण प्रकाशिकी, और दूसरा है तरंग प्रकाशिकी। तो किरण प्रकाशिकी और तरंग प्रकाशिकी का क्या मतलब है भाई? देखिए, जब यहाँ हम प्रकाश की प्रकृति के बारे में आगे वाले चैप्टर में जो वो डिटेल में चर्चा करेंगे। फिलहाल आप इतना ध्यान रखें कि नाम से पता चल रहा है किरण प्रकाशिकी, यानी इस शाखा में प्रकाश को किरण मानकर अध्ययन किया जाता है, किरण मानकर। और जबकि तरंग प्रकाशिकी में क्या होता है भाई, यहाँ पर प्रकाश को तरंग मानकर अध्ययन किया जाता है, तरंग मानकर अध्ययन किया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। अब इसका मतलब क्या हुआ भाई? देखो, प्रकाश की प्रकृति के बारे में जब विस्तृत रूप से अपन अध्ययन करते हैं तो अपने को ये पता चलता है कि प्रकाश जो है वो एक्चुअल में द्वैत प्रकृति होता है। उसके पास दो तरह का व्यवहार होता है। एक तो वो कण के रूप में व्यवहार करता है, और दूसरा तरंग के रूप में। जब कणों को पास पास रख देते हैं तो वो हमें किरण के रूप में दिखाई देता है। यानी यहाँ पर किरण प्रकाशिकी में हम इस तरह से किरण बनाकर प्रकाश की जितनी भी घटनाएं हैं वो उन सब का अध्ययन करते हैं। जबकि तरंग प्रकाशिकी में हम उस प्रकाश को तरंग के रूप में मानकर अध्ययन करते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। आगे और अपन डिटेल में इसके बारे में पढ़ेंगे। तो हमारा जो टॉपिक है वो सारा किस पर आधारित है? किरण प्रकाशिकी। यानी यहाँ पर हम जितना भी प्रकाश के बारे में पढ़ेंगे इन सब में अपन क्या करेंगे, प्रकाश को किरण मानकर अध्ययन करेंगे। तो साथ में आप उतारते रहिए भाई, या तो आप स्क्रीनशॉट ले लें, और ज़्यादा बेटर ये रहेगा कि आप वीडियो को पॉज करके इनको आप साथ साथ लिखते रहें। ठीक है। अब देखो, जब हम बात करते हैं किरण प्रकाशिकी तो एक्चुअल में प्रकाश, तो यहाँ पर देखो कि कुछ प्रकाश से संबंधित कुछ साधारण बातें जो अपन जानते हैं। पहला ये कि भाई प्रकाश क्या है, तो हम ये कह सकते हैं प्रकाश एक प्रकार से ऊर्जा है। प्रकाश क्या है? एक प्रकार से ऊर्जा है। तो क्या होगा भाई, अपन जानते हैं प्रकाश का काम क्या है, जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख पाते हैं। हम वस्तुओं को देख पाते हैं।
तो पहला पॉइंट तो आपको ये ध्यान रखना है। दूसरा देखो, प्रकाश एक्चुअल में होता क्या है। प्रकाश जो है वो प्रकाश एक्चुअल में विद्युत चुंबकीय तरंग होती है भाई, विद्युत चुंबकीय तरंग। अब विद्युत चुंबकीय तरंग पर आपकी पूरा एक चैप्टर है, लेकिन अभी कोविड के कारण जो ये चैप्टर भी आपके सिलेबस से हटा हुआ है। फिलहाल आप इतना याद रखें कि विद्युत चुंबकीय तरंग का मतलब क्या है कि ये विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के वाइब्रेशन के कारण उत्पन्न होती है और इनको संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती। यानी ये प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगें जो है वो आपके निर्वात में भी संचरित हो सकती है। तो निर्वात का मतलब क्या भाई, निर्वात का मतलब वात यानी होता है हवा, और निर्वात यानी ऐसा स्थान जहाँ पर हवा नहीं हो, उस जगह को, उस स्थान को हम क्या कहते हैं, निर्वात कहते हैं। तीसरा पॉइंट देखो, प्रकाश की सर्वाधिक चाल। ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान रखना। प्रकाश की सर्वाधिक चाल निर्वात में होती है। प्रकाश की सर्वाधिक चाल जो है वो निर्वात में होती है। और कितनी चाल होती है भाई, प्रकाश की चाल आपको याद रखना, प्रकाश की चाल जो है वो होती है आपके 3 × 10⁸, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो ऊपर वाला आपने लिख लिया होगा, तो मैं मिटा देता हूँ भाई। प्रकाश के बारे में अपन बात कर रहे थे, यहाँ से भी कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं। चौथा पॉइंट आपको याद रखना है। चौथा पॉइंट आप क्या याद रखोगे, प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग होती है। ये अनुप्रस्थ क्या होता है भाई, देखो अपन ने 11वीं क्लास में पढ़ा था कि तरंग जो वो 2 प्रकार की होती है, एक तो अनुदैर्ध्य और एक अनुप्रस्थ। अगर मान लीजिए कि प्रकाश का जो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र का वाइब्रेशन है वो आपके तरंग संचरण की दिशा के अनुरूप हो, यानी संचरण भी इस तरफ हो और वाइब्रेशन भी इस तरफ हो, माध्यम के कणों का वाइब्रेशन भी इस तरफ हो, तो ऐसी तरंगों को तो अपन कहते हैं अनुदैर्ध्य तरंग। और अगर मान लीजिए कि संचरण तो इस तरफ हो रहा है और वाइब्रेशन जो वो इसके लंबवत हो रहा है, तो ऐसी तरंगों को अपन क्या कहते हैं, अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। और एक्चुअल में ये जो विद्युत चुंबकीय तरंग है ये कैसी होती है, अनुप्रस्थ प्रकृति की होती है। तो कई बार आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि प्रकाश या विद्युत चुंबकीय तरंग जो वो कौन सी तरंग होती है, तो अनुप्रस्थ तरंग होती है ये। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। हाँ जी, 500 पॉइंट देखिए। 500 पॉइंट क्या आपको याद रखना है कि प्रकाश की तरंग दैर्ध्य, दृश्य प्रकाश या प्रकाश एक ही बात है, तो प्रकाश की तरंग दैर्ध्य, ये रेंज आपको याद रखनी है भाई। ये रेंज कई बार आपसे पूछ ली जाती है। तो प्रकाश की तरंग दैर्ध्य जो है वो होती है 400 नैनोमीटर से 750 नैनोमीटर। तो देखिए, हम कहते हैं कि जो प्रकाश है वो विद्युत चुंबकीय तरंग होती है, और विद्युत चुंबकीय तरंग जो वो एक बहुत बड़ा स्पेक्ट्रम है जिसमें बहुत सारी इन विद्युत चुंबकीय तरंगों को बांटा गया है। जैसे आपके एक्स रेज है, गामा रेज है, ठीक है, अवरक्त किरणें हैं, पराबैंगनी किरणें हैं, दृश्य प्रकाश है, ये सभी विद्युत चुंबकीय तरंगों के ही भाग होते हैं। इनको आवृत्ति के आधार पर, तरंग दैर्ध्य के आधार पर अलग अलग भागों में बांटा गया है। तो प्रकाश की जो तरंग दैर्ध्य वो 400 नैनोमीटर से 750 नैनोमीटर होती है। अब इसको कई बार आपको कन्फ्यूजन करने के लिए इसको ये जो मात्रक है ये चेंज कर देता है भाई। तो यहाँ आपको ये याद रखना है, एक तो 400 नैनोमीटर से 750 नैनोमीटर। इसको कई बार आपसे मीटर में भी पूछ लेता है। तो मीटर में हम जानते हैं एक नैनोमीटर में कितने होते हैं, 10⁻⁹। तो ये हो जाएगा 400 × 10⁻⁹ मीटर से 750 × 10⁻⁹ मीटर। अब कई बार आपसे एंगस्ट्रम में पूछ लेता है भाई, और आपको ये याद रखना है कि 1 एंगस्ट्रम जो है वो होता है 10⁻10 मीटर के बराबर। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो तरंग दैर्ध्य जो ज़्यादातर जो है उसका मात्रक, तरंग दैर्ध्य को व्यक्त हमेशा एंगस्ट्रम में ही किया जाता है ज़्यादातर। तो आपको ये ध्यान रखना है। तो यहाँ देखो 10⁻⁹ है, लेकिन अपने को तो 10⁻10 चाहिए। तो उसके लिए अपन क्या करते हैं कि इसको 10/10 से गुणा कर देते हैं। तो सेम राशियों से गुणा करोगे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा भाई, कट के 1 ही आ जाएगा। यहाँ पर भी अपन क्या कर देते हैं, 10/10 से गुणा। अब देखो
1/10 तो इससे गुणा होगा, तो क्या आ जाएगा, 1/10 तो इससे गुणा हो जाएगा तो आ जाएगा आपके 4000, ठीक है। और ये 1/10 जब वो ऊपर जाएगा 10 के हाथ -1 हो जाएगा, और -9 पहले से तो 10 के हाथ -10, और उसको अपन क्या लिख सकते हैं 1 एंगस्ट्रॉम, तो यानी ये हो जाएगा 4000 एंगस्ट्रॉम से 7500 एंगस्ट्रॉम। तो आपको ये याद रखना है कि दृश्य प्रकाश की जो तरंग दैर्ध्य है वो 400 नैनोमीटर से 750 नैनोमीटर, या 400 गुणा 10 की घात -9 मीटर से 750 गुणा 10 की घात -9 मीटर होती है, या आप ये कह सकते हो 4000 एंगस्ट्रॉम से 7500 एंगस्ट्रॉम होती है, ठीक है। ये तो कुछ प्रकाश के जो गुण हैं वो आपको याद रखने हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपने ये साथ साथ लिख रहे होंगे। हाँ, अगला पॉइंट देखिए, छठा, प्रकाश द्वैत प्रकृति का होता है। इसका मतलब क्या भाई, इसका मतलब ये है कि प्रकाश की कुछ घटनाओं को हम कण के रूप में मानकर उसका अध्ययन करते हैं, और प्रकाश की कुछ घटनाओं को हम प्रकाश को तरंग के रूप में मानकर अध्ययन करते हैं। कहने का मतलब ये है कि प्रकाश जो वो दोहरी प्रकृति का होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि प्रकाश एक तो कण के रूप में व्यवहार करता है, यानी उसकी प्रकृति कैसी होती है, कणीय प्रकृति, और दूसरा जो है वो क्या होता है, तरंग प्रकृति का होता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब देखो, जब इस पूरे चैप्टर में हम प्रकाश को कण के रूप में, प्रकाश की कणीय प्रकृति का अध्ययन करेंगे, तो जब प्रकाश किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु चलता है, या ये बहुत सारे बिंदु हैं, ये प्रकाश के कण हैं, इनको दूर से देखेंगे तो अपने को ये एक किरण दिखाई देती है, तो इसे अपन कहते हैं प्रकाश किरण। तो जब अपन प्रकाश को किरण मानते हैं तो एक्चुअल में हम प्रकाश को एक कण के रूप में मानकर अध्ययन करते हैं। तो ये प्रकाश जब वो एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक इस सरल रेखा में चलता है, जिसे अपन प्रकाश किरण कहते हैं। और इन प्रकाश किरणों का समूह, इन प्रकाश किरणों का समूह जो है, प्रकाश किरणों का समूह प्रकाश पुंज कहलाता है। इन प्रकाश किरणों का समूह जो है वो क्या कहलाता है, प्रकाश पुंज कहलाता है, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना है। और क्या ध्यान रखना है, प्रकाश किरण पर तीर का निशान उसके संचरण की दिशा को व्यक्त करता है। तो ये भी याद रखना है भाई, प्रकाश किरण जब अपन बनाते हैं तो उस पर एक तीर का निशान लगा देते हैं, उससे अपने को ये पता चलता है कि भाई प्रकाश किरण की जो है वो दिशा क्या है, ठीक है। तो हाँ जी, देखिए, पहली प्रकाशीय घटना जो है वो है प्रकाश का परावर्तन। परावर्तन क्या होता है, परावर्तन के नियम क्या क्या है, ये दोनों चीज़ें अपन पढ़ेंगे भाई। तो देखो, परावर्तन का मतलब क्या है। देखिए, जब प्रकाश किसी भी तल पर आपतित होता है तो यहाँ तीन चीज़ें हो सकती है। ये मान लीजिए ये आपके प्रकाश किरण है, तो मैं इसको रेखा के रूप में बना देता हूँ भाई। तो ये प्रकाश जब यहाँ आपतित हो रहा है, तो जब प्रकाश किसी तल पर आपतित होता है तो यहाँ पर तीन चीज़ें हो सकती है, या तीन चीज़ें होती हैं। पहला, प्रकाश का अवशोषण, यानी जब भी प्रकाश किसी तल पर गिरता है तो वहाँ पर प्रकाश का अवशोषण होता है। प्रकाश का कुछ भाग जो वो उसी माध्यम में चला जाता है, यानी प्रकाश का परावर्तन। और तीसरा, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश का जाना। तो कहने का मतलब क्या है कि जब प्रकाश आता है और किसी सतह पर टकराता है तो वहाँ पर तीन चीज़ें हो सकती है। प्रकाश का कुछ भाग अवशोषित होता है, कुछ भाग टकराकर उसी माध्यम में चला जाता है, और कुछ भाग जो है वो इस सतह से टकराकर उसके आर पार चला जाता है, जिसे अपन फिजिक्स की भाषा में अपवर्तन कहते हैं। तो
प्रकाश का कितना भाग अवशोषित होगा, कितना भाग परावर्तित होगा और कितना भाग जो वो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगा, ये डिपेंड करता है आपके उस पृष्ठ पर कि वही पृष्ठ कैसा है। ठीक है, अब परावर्तन हम यहाँ क्योंकि अपने हेडिंग डाली है कि परावर्तन क्या होता है, तो देखिए परावर्तन का मतलब ये है कि जब प्रकाश किसी सतह पर आपतित होता है तो वो किसी एक निश्चित बिंदु पर या किसी कोण पर टकराकर प्रकाश का पुनः उसी माध्यम में चले जाना, उसे हम क्या कहते हैं, परावर्तन कहते हैं। तो यहाँ पर आपको एक चीज़ ये ध्यान रखनी है कि परावर्तन की घटना में प्रकाश जब वो माध्यम नहीं बदलता है, उसका माध्यम वही रहता है, वो किसी सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में चला जाता है। इसी घटना को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। और परावर्तन के कारण ही हम विभिन्न वस्तुओं को देख पाते हैं। तो जैसे भी आपको, जैसे मान लो कि ये ब्लैक बोर्ड जो है, ये बोर्ड जो वो आपको ग्रीन दिख रहा है, इसका मतलब ये है कि इस बोर्ड से आने वाला प्रकाश, तो बाकी प्रकाश तो वो क्या हो जाएगा, अवशोषित, और जिस रंग का प्रकाश आपकी आंखों तक पहुंच रहा है वो आपको उसी रंग का दिखाई देता है। जैसे अगर मान लो आपको कोई शर्ट जो है वो आपको वाइट दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ये है कि उस शर्ट से होकर जो प्रकाश आ रहा है वो सारा सारा जो है वो परावर्तित होकर वाइट प्रकाश आपकी आंखों पर आ रहा है। अगर आपको ब्लैक बोर्ड दिखाई दे रहा है और वो काले रंग का दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ये है कि उस बोर्ड पर जब प्रकाश आपतित हुआ तो वो सारा सारा अवशोषित हो गया, इस कारण आपको वो बोर्ड जो वो कैसा दिखाई दे रहा है, ब्लैक दिखाई दे रहा है। अगर अलग अलग रंगों के कारण जो है वो आपको वस्तुएं दिखाई देती है, उसका कारण एक ही है, परावर्तित होकर प्रकाश कौन सा आपकी आंख तक पहुंच रहा है। ठीक है, तो अपन यहाँ सबसे पहले प्रकाश की परावर्तन की जो वो परिभाषा लिख लेते हैं। जब प्रकाश किसी एक माध्यम से चलकर, जब प्रकाश किसी एक माध्यम से चलकर किसी परिसीमा, यानी जो दो अलग अलग माध्यमों को अलग करती है, बाउंड्री, अलग अलग माध्यमों को अलग करती है, तो प्रकाश का परावर्तन की परिभाषा क्या हो जाएगी, जब प्रकाश किसी एक माध्यम से चलकर किसी परिसीमा से टकराकर उसी माध्यम में लौट जाता है, इसे प्रकाश का क्या कहते हैं, इसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है भाई कि प्रकाश की जो परावर्तन की घटना है उसके अंदर माध्यम नहीं बदलता है। जैसे मान लो कि ये कोई सतह है जो दो माध्यमों को अलग करती है। अब मान लीजिए कोई प्रकाश आ रहा है तो ये टकरा कर वापस प्रकाश जो वो इसी माध्यम में लौट जाता है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन। यहाँ ये वाली जो किरण है ये हो जाएगी आपतित किरण, और ये क्या हो जाएगी, परावर्तित किरण। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो अगर माध्यम बदल जाता है, प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में चली जाती है, तो वो फिर परावर्तन नहीं रहता, उसको हम फिजिक्स की भाषा में अपवर्तन कहते हैं, जो कि अपन आगे देखेंगे। अब इस प्रकाश के परावर्तन में ही आपके प्रकाश परावर्तन से संबंधित दो नियम पूछे जाते हैं। तो देखो ये नियम क्या है, परावर्तन के नियम। पहला नियम देखो, और ये जो बिंदु है इसे ओ मान लेते हैं, ये है आपके आपतन बिंदु। ठीक है, तो पहला पॉइंट तो आपको, पहला नियम, परावर्तन के दो नियम हैं भाई। पहला नियम तो ये आपको याद रखना है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण व आपतन बिंदु तीनों एक ही तल में होते हैं।
एक ही तल में होते हैं। तो एक तो नियम, पहला नियम ये आपको याद रखना कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और ये आपतन बिंदु तीनों एक ही तल में होते हैं। और दूसरा जो है वो आपको याद रखना है कि परावर्तन की घटना में आपतन कोण, इसको अपन आई से दिखाएंगे भाई, ठीक है, इंसिडेंट एंगल। तो परावर्तन की घटना में आपतन कोण व परावर्तन कोण और इसको दिखाएंगे अपन आर से। परावर्तन कोण सदैव बराबर होते हैं। तो दूसरा नियम भी आपको याद रखना है कि परावर्तन की घटना में आपतन कोण व परावर्तन कोण क्या होते हैं, दोनों बराबर होते हैं। यानी कोण आई जो वो हमेशा किसके बराबर होगा, कोण आर के। अब देखो यहाँ पर इस डायग्राम में कोण, आपतन कोण कहाँ पर है और परावर्तन कोण कहाँ पर है। तो सबसे पहले आप क्या करो, आपतन बिंदु से एक अभिलंब खींचो भाई। अभिलंब का मतलब जो 90 डिग्री का एंगल बनाए, तो इसको हम क्या कहेंगे, अभिलंब, और इसको कैपिटल एन से दर्शाते हैं। तो आपतन कोण जो है वो किस किस के बीच में बनेगा, अभिलंब और आपतित किरण के बीच बना कोण आपकी क्या कहलाएगा, आपतित कोण। और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बना कोण जो है वो आपके क्या कहलाएगा, परावर्तन कोण। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जहाँ भी परावर्तन की घटना घटित होगी वहाँ पर आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों हमेशा क्या होंगे, बराबर होंगे। इनको डेफिनेशन देख लेना। ये आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों हमेशा किसके साथ बनते हैं, अभिलंब के साथ बनते हैं, ठीक है। अब ये आपतन परावर्तन के जो नियम है, ये चाहे सतह कैसी भी हो, सतह चाहे समतल हो चाहे खुरदरी हो, दोनों पर परावर्तन के नियम जो वो लागू होते हैं, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। तो इसे उतार लीजिए भाई, चलते हैं अपन आगे। भाई नोट डाल के दो चीज़ें आपको याद रखनी है, कई बार मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आपसे पूछ लिया जाता है। पहला पॉइंट तो आपको ये याद रखना है कि परावर्तन की घटना में, या आप ऐसे लिख सकते हो, परावर्तित प्रकाश किरण की चाल, आवर्ती तथा तरंगदैर्ध्य अपरिवर्तित रहती है। इसका मतलब यह है कि जब परावर्तन की घटना घटित होगी, यानी ये प्रकाश किरण आपतित होगी और फिर परावर्तित हो जाएगी, तो उस कंडीशन में प्रकाश की चाल, आवर्ती तथा तरंगदैर्ध्य जो वो अपरिवर्तित रहते हैं। तो कौन सी चीज़ बदलती है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि प्रकाश की तीव्रता बदल जाती है। ये ध्यान रखना है। प्रकाश की तीव्रता क्या होती है वो अपन आगे के चैप्टर में जो वो डिटेल में चर्चा करेंगे। फिलहाल आपको बस इतनी बात याद रखनी है। दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है, तो यहाँ देखो, जब प्रकाश किरण आपतित होती है तो वो टकराकर एक निश्चित दिशा में वापस उसी माध्यम में चली जाती है। लेकिन आपको याद रखना है कि यदि प्रकाश किरण अभिलंबवत आपतित हो तो परावर्तन के पश्चात उसी पथ से लौट जाती है। ये जो मैंने लिखा है इसका क्या मतलब है भाई, देखो यहाँ बना देता हूँ मैं। ये कह रहा है कि अगर मान लीजिए ये कोई सतह है या तल है, अगर प्रकाश किरण इस तरह से अभिलंबवत आपतित हो रही है तो वो इस सतह से टकराने के बाद वापस उसी मार्ग से लौट जाती है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। यानी कि जब कोई प्रकाश किरण अभिलंबवत आपतित होगी तो आपतित किरण और परावर्तित किरण दोनों का मार्ग जो वो एक ही होता है, ठीक है। तो इस तरह से प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, प्रकाश के परावर्तन के नियम क्या क्या हैं वो आपको ध्यान में होना चाहिए, ठीक है। चलते हैं अपन आगे की तरफ। हाँ जी, नेक्स्ट टॉपिक देखिए, दर्पण। दर्पण क्या होता है, तो अपने को पता है कि भाई दर्पण अपन अपने घरों में भी यूज़ करते हैं। तो दर्पण में एक खासियत होती है कि अगर एक कांच का पारदर्शी माध्यम है, उसके एक हिस्से पर आप क्या कर दो, पॉलिश कर दी जाए, तो उस व्यवस्था को हम क्या कहते हैं, दर्पण कहते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, परिभाषा पूछेगा कोई नहीं, लेकिन नोट्स बनाते हैं तब अपन लिख लेते हैं।
पारदर्शी कांच के एक पृष्ठ पर पॉलिश कर देने पर बनी व्यवस्था दर्पण कहलाती है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो यहां पर ये ध्यान रखना है कि दर्पण के प्रकार, देखो पहला जो प्रकार है वो है समतल दर्पण। समतल दर्पण क्या होता है भाई? अगर मान लीजिए ये कांच की एक सतह है, एक कांच का टुकड़ा है, इसके इस एक भाग पर हम क्या कर दें, पॉलिश कर दें, तो ऐसी बनी व्यवस्था तो वो क्या कहलाएगी, आपके समतल दर्पण कहलाएगी। और जो हम सुबह सुबह नहा धोकर अपना जो हेयर स्टाइल बनाते हैं, और वहाँ पर जो दर्पण लगा होता है हमारे घरों में, वो कैसा दर्पण होता है? समतल दर्पण ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कि समतल दर्पण की कुछ विशेषताएं हैं। ठीक है, उन विशेषताओं के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। तो देखो कि जब मान लीजिए यहाँ पर कोई वस्तु रखी हुई है इस तरह से, ये मान लो ये बिंदु O है और इसको आप नाम दे दो AB। तो ये भी हो जाएगा आपके पास A', B'। तो समतल दर्पण की विशेषताओं को अगर हम देखें तो जब हम सुबह नहा धोकर जब समतल दर्पण के आगे खड़े होते हैं, कभी ऐसा देखा कि आपने कि आपकी जितनी हाइट है और जो प्रतिबिंब उसको कांच में आपको जो प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है वो आपसे छोटा है या बड़ा है या उससे कम बन रहा है? ऐसा तो नहीं होता भाई। जितना हम सामने खड़े होते हैं उतना का उतना प्रतिबिंब जो वो उस दर्पण के अंदर बनता है। तो एक चीज़ तो आपको ये ध्यान रखनी है कि समतल दर्पण के अंदर बनने वाला बिंब और प्रतिबिंब, देखो ऑप्टिक्स में, प्रकाशिकी में कुछ शब्द काम में लिए जाते हैं जिनको आपको जानकारी होनी चाहिए। वस्तु को जो है वो प्रकाशिकी में, ऑप्टिक्स के अंदर बिंब बोला जाता है भाई, बिंब। ठीक है, और इसका जो इसकी छाया बनती है उसको अपन क्या कहते हैं? प्रतिबिंब कहते हैं। तो पहली बात तो ये इस समतल दर्पण की विशेषताएं, समतल दर्पण की विशेषताएं ये लिख लेना भाई। देखो पहला क्या है, एक चीज़ तो आपने देखी है कि आप जब घर में उस दर्पण के आगे खड़े होते हैं तो उसका आकार और उस दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब का आकार बराबर होता है। तो यहाँ लिख देते हैं बिंब व प्रतिबिंब, बिंब व प्रतिबिंब दोनों आकार में समान होते हैं। ठीक है, फिर देखो एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि जितनी दूरी इस दर्पण की बिंब से होती है उतनी ही दूरी पर प्रतिबिंब बनता है। तो अब आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि ऑप्टिक्स के अंदर जब कोई वस्तु दर्पण के आगे रखी जाती है तो उस दूरी को U से दिखाते हैं, स्मॉल u से। तो ये हो जाएगी बिंब की दर्पण से दूरी, बिंब की दर्पण से दूरी। और बिंब की जो प्रतिबिंब से दूरी है उसको हम V से दिखाते हैं। तो ये हो जाएगी प्रतिबिंब की, ये कुछ वर्ड है आपको याद रखने हैं, प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी। तो आप करके देख लेना, समतल दर्पण के आगे खड़े होना और आगे पीछे अपनी लोकेशन जो वो चेंज करना, तो आप देखोगे कि जो आपका प्रतिबिंब है वो भी आगे पीछे हो रहा है। तो कहने का मतलब समतल दर्पण से जितनी दूरी पर आप बिंब को रखोगे यानी वस्तु को रखोगे उतनी ही दूरी पर पीछे की ओर जो वो आपके प्रतिबिंब बनता है। तो यहाँ पर लिख देते हैं समतल दर्पण में बिंब व प्रतिबिंब समान दूरी पर बनते हैं, समान दूरी पर बनते हैं। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो जितना
वस्तु का आकार होगा उतने ही आकार का प्रतिबिंब बनेगा, जितनी दूरी पर वस्तु होगी उतनी ही दूरी पर वो प्रतिबिंब जो वो आपको दिखाई देगा। कहने का मतलब यहाँ पर u और v दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, समान होते हैं। अब इस समतल दर्पण में एक और खासियत है, वो क्या है, पार्श्व परिवर्तन की घटना घटित होती है। पार्श्व परिवर्तन, अब ये पार्श्व परिवर्तन क्या होता है, तो देखो जब आप समतल दर्पण के आगे खड़े होते हो तो आप जब अपना दायां हाथ उठाते हो तो समतल दर्पण में आपको यूं लगेगा कि सामने वाला जो प्रतिबिंब है वो बायां हाथ उठा रहा है, और अगर आप अपना दाहिना हाथ उठाओगे तो बायां उठाएगा, और बायां हाथ उठाओगे तो दाहिना हाथ उठाएगा। तो इस घटना को पार्श्व परावर्तन कहते हैं। तो समतल दर्पण में क्या होगा, किसी वस्तु का दाहिना भाग बायां बन जाता है और बायां भाग जो वो दाहिना बन जाता है। इसी घटना को हम क्या कहते हैं, पार्श्व परिवर्तन कहते हैं। ठीक है, तो ये परिभाषा भी आप लिख लेना। तो आपने कई बार देखा होगा कि अगर आपका क्रिकेट मैच चल रहा है और अगर आप उसको दर्पण में देखोगे तो अगर कोई राइट हैंड प्लेयर है तो वो आपको उसमें लेफ्ट हैंड प्लेयर दिखाई देगा। ठीक है, तो इस घटना को हम क्या कहते हैं, पार्श्व परावर्तन कहते हैं। अब देखो यहाँ पर एक वर्ड आ रहा है बार बार कि प्रतिबिंब क्या है। ठीक है, इसी के साथ इसकी एक चौथी विशेषता और लिखना कि समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब, समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब आभासी या काल्पनिक, आभासी या काल्पनिक होता है। ठीक है, तो ये चौथा पॉइंट भी आपको याद रखना है कि समतल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब हमेशा कैसा होगा, आभासी होगा, काल्पनिक होगा। अभी अपन देखेंगे कि ये आभासी काल्पनिक क्या होता है और प्रतिबिंब का मतलब क्या है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप नोट कर लीजिए, फिर चलते हैं। हाँ जी, देखिए नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं प्रतिबिंब क्या होता है। तो पहली चीज़ तो आपको ये ध्यान रखनी है, प्रतिबिंब जब वो दो तरह का है, एक तो वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरा आभासी प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब का मतलब क्या है भाई, उस बिंब के जैसा ही कुछ बनना। ठीक है, तो प्रतिबिंब को हम कैसे डिफाइन करेंगे कि जब कोई प्रकाश किरण, या हम ये कह सकते हैं कि दो या दो से अधिक प्रकाश किरणें किसी बिंब से चलकर किसी स्थान पर मिलती हुई प्रतीत होती है या वास्तव में मिलती है, तो वहां पर हमें वस्तु जैसी ही आकृति दिखाई देती है, उसे हम क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। अब देखो वास्तविक प्रतिबिंब का मतलब क्या है, यदि प्रकाश से, यानी यदि परावर्तित किरणें, वस्तु से आने वाली किरणें, परावर्तित किरणें वास्तव में मिलती हैं, वास्तव में मिलती हैं, तो वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। तो अगर मान लीजिए कि किसी स्थान पर दो या दो से अधिक किरणें आ रही हैं, वो आपस में एक दूसरे को काटती हैं या मिलती हैं, तो वहां पर जो प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा होगा, वास्तविक प्रतिबिंब होगा। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। दूसरा आपको ये याद रखना है कि वास्तविक प्रतिबिंब सदैव उल्टा बनता है भाई। वास्तविक प्रतिबिंब सदैव उल्टा बनता है। और तीसरा, जब प्रतिबिंब वास्तविक होता है तो उसको पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। तो ये ध्यान रखना है। अब जब आपने वास्तविक प्रतिबिंब पढ़ लिया है तो आभासी प्रतिबिंब, इसके सारे जो प्रॉपर्टी हैं उसका उलट हो जाएगा भाई। तो यहाँ देखो हमने यहाँ क्या लिखा कि यदि परावर्तित किरणें वास्तव में मिलती है, तो आभासी प्रतिबिंब कब बनता है कि जब वस्तु से आने वाली किरणें हमें मिलती हुई प्रतीत होती है, एक्चुअल में वो एक दूसरे को नहीं काटती है, उस स्थान पर जो वो नहीं मिलती हैं। तो यहाँ पर लिख सकते हैं, इसमें क्या होगा, मिलती हुई प्रतीत होती हैं, तो वहां पर कैसा प्रतिबिंब बनेगा, आभासी बनेगा। दूसरा, यहां पर ने लिखा कि आभासी वास्तविक प्रतिबिंब सदैव उल्टा बनता है, तो आपको ये याद रखना कि आभासी प्रतिबिंब सदैव सीधा बनता है। तो ये चीज आपको याद रखनी है। और तीसरा पॉइंट यहां पर ने लिखा कि इस वास्तविक प्रतिबिंब को जो वो पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, जबकि आभासी प्रतिबिंब जो होगा उसको पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता, पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता।
तो इस तरह से प्रतिबिंब क्या होता है वो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो आज हमने पढ़ा कि प्रकाशिकी क्या है, प्रकाशिकी के भाग कौन कौन से हैं, प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, परावर्तन के नियम कौन कौन से हैं, दर्पण क्या होता है और समतल दर्पण की विशेषताएं क्या क्या हैं। तो उम्मीद है आपको आज की क्लास जो वो समझ आई होगी। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।